online pharmacies illegal है. Marijuana and cannabis, lot of medicines contain these elements. कहीं ना कहीं सेडेशन का काम करती है. अगर एक 13 साल का बच्चा से कोई कफ सिरप मांगता है जिसको एक क्वांटिटी से ज़्यादा पीने के बाद आप एक तरीके का नशा कर सकते हैं. कुछ हो गया, हमने केस किया, कितने दिन तक केस करेंगे? तो इस देश का कौन सा ऐसा नागरिक है जो चाहेगा कि उसका बच्चा जो है वो ड्रग एडिक्ट हो जाए? आप क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? क्या आप ऐसे किसी डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने जाएंगे जिसके पास कोई डिग्री ना हो? नो नहीं। तो फिर आप ई फार्मेसी से दवाइयाँ कैसे ले सकते हो जिसका न कोई कानूनी अस्तित्व है और जहाँ सामने न कोई जिम्मेदार इंसान है? जो दवा का जो व्यवसाय है, दवा का व्यवसाय इट्स बहुत सेंसिटिव बिजनेस है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बिजनेस लॉ के थ्रू कंप्लायंस में आता है. जहाँ तक अगर हम लॉ की बात करें तो इसके ऊपर अभी तक ऐसा कोई कोडिफाइड कानून बना नहीं है जिसे हम कह सके जो ऑनलाइन फार्मेसीज को रेगुलेट करता हो. तो इसके लिए बेसिकली ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 का एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स हैं 1945 के, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से अभी फार्मेसीज में रेगुलेशन चल रहा है. तो ऑनलाइन फार्मेसी का अभी तक कानूनी कोई आधार प्राप्त नहीं है. और हमने भारत सरकार से एक ही बात कही कि ऑनलाइन दवाइयों को बेचना अभी कानून में जब इसका प्राविधान ही नहीं है, तो आज धड़ल्ले के साथ आप देखिए तो टीवी में सुबह से शाम तक कम से कम 100 ऐड आते होंगे. तो आप ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? काफ़ी सारे केसेस भी चले दिल्ली हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में भी, और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में स्पेसिफिकली ये जजमेंट आया भी था कि ऑनलाइन फार्मेसीज इलीगल है. और उसके बाद ये भी बोला गया था कि इसके ऊपर स्पेसिफिक एक कोडिफाइड लॉ होना चाहिए. वो लॉ जो था वो 2019 तक बनना था, तो 2019 तक वो लॉ बना नहीं. उसके बाद कोविड हैपेंड एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो हैपेंड. बट अगर आप आज की डेट पे देखोगे तो दिस इज़ अ ग्रे एरिया विच इज़ देयर इन द इंडियन लीगल सिस्टम एंड इन द इंडियन हेल्थ सिस्टम एज वेल. तमाम माननीय उच्च न्यायालयों ने इस पर स्थगन आदेश भी दिया है, फिर भी ऐसे व्यापार को करने वालों को सरकार बढ़ावा दे रही है, न कि उनको हतोत्साहित कर रही है. अगर हम कहते हैं कि ऑनलाइन फार्मेसीज अगर ये बिज़नेस कर रही हैं, तो जितनी भी कंपनीज इसके पीछे इन्वॉल्व हैं वो कहती हैं हम गलत क्या कर रहे हैं. अभी लेटेस्ट करीबन 1 मंथ बिफोर न्यूज़पेपर में ही आया था. मैंने भी न्यूज़पेपर में देखा था, दैनिक भास्कर में. ऑनलाइन उन्होंने कोई ऑर्डर करी, उनकी मदर को शायद डायबिटीज़ या ऐसा कुछ, या शायद ब्रेन स्ट्रोक, ऐसा कुछ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ऐसी कुछ बीमारी थी. उन्होंने ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर करी तो 2 से 3 डोज उन्होंने लिया होगा और उनके बाद उनकी मदर की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई. तो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर को अपनी मेडिसिन दिखाई कि मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ. तो उनको पता चला कि वो एक्चुअल में जो दवाई ले रहे थे वो ब्रेन स्ट्रोक और उसकी नहीं थी, वो फीड्स की थी, मिर्गी के दौरे आने की. तो डॉक्टर ने पूछा भाई आपको किस केमिस्ट ने दिया? बोले सर मैंने तो ये ऑनलाइन फार्मेसी से मंगाई है. सपोजिटली आपने ऑनलाइन एक स्पेसिफिक दवाई खरीदने की कोशिश करी, आपने वो दवाई क्लिकेबल बटन से क्लिक करके उसको कार्ट में ले आए, लेकिन डिलीवरी किसी और दवाई की हो, तो इसमें अब किस किस की गलती मानी जाएगी? आप कहीं से कुछ भी अप्रूव करा लिए, आप क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है, बाय द वे कुछ उसका गलत इम्पैक्ट व्यक्ति पे पड़ा तो वो कंप्लेन कहाँ करेगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक गरीब आदमी कहाँ तक लड़ पाएगा? बाय द वे अगर मान लीजिए कि आपने ऐड दिया, हमने दवा लिया, हमें कुछ हो गया, हमने केस किया, कितने दिन तक केस करेंगे? तो उनको भी फिर उसका अर्थ समझ में आया कि नहीं, केमिस्ट, लोकल केमिस्ट एक्चुअल में आपको अच्छे से ऑथेंटिक चीज़ देंगे. वो पैसे लेते हैं, नो डाउट, डिस्काउंट भी देते हैं, लेकिन चीज़ आपको देते हैं. आप 10 बार उनको जाके बोल सकते हैं कि हम आपको सही चीज़ दे रहे हैं. अब उन्होंने ऑनलाइन से मंगाया, बताओ उनकी मदर को बीमारी क्या है और वो किस चीज़ की दवाई ले रहे हैं. देखिए, आपने काफ़ी बार ये कहीं ना कहीं लाइन पढ़ी हुई सुनी होगी, पड़ोसियों की निगाहें चोरों से बचाती हैं. वही कॉन्सेप्ट है जो एक लोकल फार्मासिस्ट के लिए भी एप्लीकेबल है. दवा का बहुत बड़ा वर्ग जो है वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में आता है. एक कानून है जिसका नाम है ड्रग एक्ट के साथ साथ एक कानून उसका हम अनुपालन करते हैं जिसको बोलते हैं नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस. इसके अंदर जो दवाएं होती है वो कहीं ना कहीं सेडेशन का काम करती है. जैसे कि मैरिजुआना एंड कैनबिस, ऑल दीज थिंग्स दे कम अंडर द NDPS एक्ट. नाउ लॉट ऑफ मेडिसिन्स contain these elements, these substances as well. वो हैबिट फॉर्मिंग दवाइयाँ होती हैं जिसको आसानी से कोई भी मंगा सकता है, कोई भी इसको खा सकता है. अगर एक 13 साल का बच्चा एक केमिस्ट के पास जाता है और वह ऐसी कोई दवाई मांगता है या ऐसे कोई कफ सिरप मांगता है जिसको एक क्वांटिटी से ज़्यादा पीने के बाद आप एक तरीके का नशा कर सकते हैं, तो वो आपको लोकल केमिस्ट शायद ना दे,
क्योंकि वो 13 साल के बच्चे को साफ इस बात के लिए मना कर देगा। मेरे फूफा जी को नींद की दवाई की चाहिए थी रात में। इवन मैं ग्रेटर GK1 तक गया था, मैं प्रॉपर कैलाश कुंज तक, कोई मिल जाए, रात के 2 बज रहे थे, पर एक दवाई की दुकान मिली थी खुली, उसने मना कर दिया कि नींद की गोली है तो देंगे नहीं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, साफ मना कर दिया, है ही नहीं। अगर आपको वो केमिस्ट वो दवाई दे रहा है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, सो देन द केमिस्ट इज लायबल फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस। हम इस बात को सुनिश्चित भी करते हैं कि हमारा कोई भी केमिस्ट अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और है भी प्रिस्क्रिप्शन तो ऑथेंटिसिटी प्रिस्क्रिप्शन का हमें पता होता है। हमारा ऑफलाइन जो केमिस्ट है वो हर गली मोहल्ले में है, उसको मालूम है उसके पास जो प्रिस्क्रिप्शन आता है एक निश्चित परिधि में जो डॉक्टर हैं आसपास के उस कॉलोनी में वही उस प्रिस्क्रिप्शन को भेजते हैं, या वही मरीज जो है अपने आसपास के दुकानों से खरीदता है। स्कूल टाइम से लेकर आज तक के टाइम में हमने काफ़ी बार देखा है, काफ़ी बार स्कूल में जब मेडिकल मंगाया जाता था तो लोग जाली फोर्ज मेडिकल्स भी देते थे। आज की डेट पे अगर आप ई-फार्मेसीज़ की बात करें, कोई भी जाके, चाहे वो 18 साल से कम की उम्र का हो या 18 साल की ज़्यादा की आयु का हो, वो जाके एक प्रोफाइल अपनी क्रिएट कर सकता है। यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत है, ईमेल सबके पास होता है, और ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि मैं 18 साल से ज़्यादा उम्र का हूँ। और जिसको ड्रग का एडिक्शन है, जिसको साइकोट्रोपिक सब्सटेंस खाने का एडिक्शन है, वो डॉक्टर का वो फर्जी प्रिस्क्रिप्शन भी वो प्रिंट करा सकता है। उसके अंदर वो 2 एंटीबायोटिक लिखेगा, एनाल्जेसिक लिखेगा, एंटी एलर्जिक लिखेगा, उसके अंदर एक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का कोई और मेडिसिन लिख देगा। वो 1 हफ्ते का ही उसके अंदर हैंडराइटिंग करके लिख दिया, उसको स्कैन करके भेज दिया, उसके घर पे दवा आ जाएगी। वो बड़ी क्वांटिटी में नहीं लिखेगा, छोटी क्वांटिटी में लिखेगा, और वो 4 कंपनियों को ऑर्डर करेगा, शाम तक उसके पास 40 गोली आ जाएगी और उसको मिसयूज करेगा। अब अगर एक पेशेंट ही अपलोड एक नकली मेडिकल रिपोर्ट कर रहा है प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे जस्ट टू गेट अ स्पेसिफिक मेडिसिन जिसमें नशीले पदार्थ हैं, तो ये आप ऑनलाइन फार्मेसी या फिर ई-फार्मेसी की पोर्टल पे आप इसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि कल तो ई-फार्मेसी जो भी वो है ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये बात बचा लेगी, अपने आप को संभाल लेगी, कह के सर हमारे पास तो प्रिस्क्रिप्शन आई थी, प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे हमने दवाई दी है, लेकिन उस प्रिस्क्रिप्शन की ऑथेंटिसिटी क्या है ये कौन डिटरमाइन करे? लेकिन आज इस व्यापार को हमारे बड़े बड़े औद्योगिक घराने लेकर ये बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं और युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो इस देश का कौन सा ऐसा नागरिक है जो चाहेगा कि उसका बच्चा जो है वो ड्रग एडिक्ट हो जाए? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आम जनता को भी समझना चाहिए। और देखिए, दवा जो है वो जीवन की रक्षा करने के लिए है। दवा जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। दवा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपने आज आपको खाने का मन है, आपने ऑर्डर किया, आपके पास आपको चिकन खाना, चिकन आ गया, आपके पास पिज़्ज़ा खाना, पिज़्ज़ा आ गया। मगर दवा आप टेस्ट के लिए नहीं खाते। दवा आप तभी खाते हैं जब आपको दवा की रिक्वायरमेंट होती है। तो दवा को एक आम वस्तु की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इसके लिए जो नियम बनाए गए वो नियम सख्ती के साथ उसका अनुपालन होना चाहिए। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का है। 1940 में कंप्यूटर सिस्टम्स नहीं थे, तो ई-फार्मेसीज़ की बात तो बहुत दूर थी। 80 साल पहले या 85 साल पहले जो कानून बना और आज के जो माहौल में उस कानून में बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐड करने की और बहुत सारी चीज़ें उसको डिलीट करने की ज़रूरत है। क्योंकि 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ ने रूल्स में प्रपोजल लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए सजेशंस दिए थे। ये अलग बात है, दोज रूल्स हैव नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे। उसके ऊपर अभी तक कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है। और हमने इसके खिलाफ जन आंदोलन किया। हमने इसके खिलाफ 2 बार भारतवर्ष बंद कराया, पूरा केमिस्ट स्ट्राइक पे रहे। उसके बाद दबाव में आके फिर भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट मिल भी गई। उसको रिपोर्ट को मिले हुए भी 2 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, मगर भारत सरकार ने अभी तक कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा है कि दवाओं को ऑनलाइन बेचा जा सके।